हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेस में। दोस्तों, पेट 2022 का एग्जाम हुआ 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को 4 पारियों में। तो 15 अक्टूबर को जो द्वितीय पाली का एग्जाम हुआ उसके बारे में एक एनालिसिस करने जा रहा हूँ, जिसमें जीके जीएस करेंट और हिंदी तथा अंग्रेजी के जो प्रश्न आए थे उसके बारे में आप पूरी जानकारी आंसर के साथ और साथ में उसका पूरा विश्लेषण आपको मिलेगा। आप लोग किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दिए हों तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें लास्ट में है ये सभी। जिसमें पहला ऑप्शन है फसल पैटर्न में परिवर्तन, दूसरा है तटीय रेखा में परिवर्तन, तीसरा है समुद्र के स्तर में वृद्धि और चौथा है ये सभी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है भूमंडलीय भूमंडलीय ऊष्मीकरण। भूमंडलीय ऊष्मीकरण इसका हिंदी होता है। दोस्तों, पृथ्वी के जो वायुमंडल है और महासागर है, इसके औसत तापमान में जो लगातार तीव्र वृद्धि हो रही है और औसत निरंतर एक अनुपात में जो है वृद्धि हो रही है, उसी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा तो उससे जो है, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है फसल पैटर्न में परिवर्तन, तो जब ग्लोबल वार्मिंग के औसत तापमान में परिवर्तन आएगा तो जितने फसल है उसके पैटर्न में ही परिवर्तन होगा। उसके बाद है तटीय रेखा में परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग का औसत तापमान बढ़ेगा तो भारी बारिश होगी, महासागर का जो तटीय रेखा होती है उसमें उसमें भी परिवर्तन आएगा। और समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ये सभी। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आपके बुकलेट में दिए होंगे और ऑप्शन मैं पढ़ दे रहा हूँ, तो इसमें जो है आप लोग ये सभी ऑप्शन लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है थॉमस कप किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा है थॉमस कप किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन, ये भी प्रश्न पूछा था, थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर पूछ रहा है किसकी आत्मकथा है। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम साहब की ये आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर। आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अभी हिंदी को बाद में बताएंगे, पहले जीएस को कवर कर लेते हैं। जीएस के सारे क्वेश्चन पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद तब आपको हिंदी के क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिशेर किसके दरबारी कवि थे। हरिशेर एक बहुत महान कवि थे, वो किसके दरबार में रहते थे। हरिशेर किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे समुद्रगुप्त के। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये गुप्त वंश के चौथे शासक थे। हरिशेन गुप्त वंश के चौथे शासक थे और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। इन्हें इतिहासकार स्मिथ ने नेपोलियन की संज्ञा दी है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। नेपोलियन की संज्ञा इतिहासकार स्मिथ ने किसे दी है, समुद्रगुप्त को दी है। और समुद्रगुप्त को ही महाराजा धीराज की पदवी इन्होंने धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, महाराजा धीराज की। ठीक है, और इन्होंने अपने जीवन में कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा है। इन्होंने बहुत से राज्यों पर विजय प्राप्त की है, दक्षिण के एवं बहुत से राज्यों पर विजय प्राप्त की है, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने जीवन में पराजय नहीं चखा है, पराजय का स्वाद कभी नहीं चखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जजिया कर लगाने वाले पहले मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया कर फिर से लगाने वाले, ठीक है, मतलब जजिया कर जो था, जजिया कर दोस्तों इसे अकबर ने, जजिया कर का इतिहास जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने जजिया कर को सभी भारतीयों पर दिल्ली सल्तनत में लगाया। ठीक है, और उसके बाद इसको इसमें जो है इसे ब्राह्मणों पर भी थोप दिया गया। इसे ब्राह्मणों पर भी थोप दिया गया। बाद में अकबर ने 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे हटाया। 1564 ईस्वी में जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया। लेकिन जो औरंगजेब इसमें दिया हुआ है ऑप्शन औरंगजेब, तो फिर से लगाने वाला जो शासक था वो औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब इसने 1679 में 1679
में जजिया कर को फिर से लगा दिया था, ठीक है। और इसके बाद जजिया कर को सबसे आखिरी में हटाया गया था 1720 ईस्वी में। मोहम्मद शाह रंगीला जो शासक था, मोहम्मद शाह जिसे रंगीला के नाम से जाना जाता था, उसने राजा जय सिंह के अनुरोध पर जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। कब? 1720 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से कौन सा एक माना जाता है? ऑप्शन 4 है, आप ऑप्शन सुनिएगा। पहला है बैंकिंग और बीमा, वृक्षारोपण और खान, रेलवे, और चौथा है शिपिंग। तो जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण था वो था रेलवे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने 1853 ईस्वी में मुंबई से थाड़े जो है, मुंबई से थाड़े पहली रेल चलाई थी। और इसका एक अभूतपूर्व योगदान अंग्रेजों का माना जाता है भारतीय क्षेत्र में या भारतीय देश में जो है, भारत देश में अंग्रेजों के द्वारा किया गया ये महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथा किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। और पंचतंत्र जो है ये नीति कथाओं पर आधारित है। किसमें? नीति कथाओं पर आधारित है। इसमें नैतिकता और शासन की विधियां बताई गई है, ठीक है। पंचतंत्र जो है एक बहुत ही महान जो है भारतीय जो है कथा है, जिसमें नैतिकता की और नैतिकतापूर्ण शासन की विधियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था तो उसे किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म चक्र परिवर्तन बहुत बार ही एग्जाम में पूछता है, और ये कहाँ था? बनारस में था। तो आप लोग इसमें धम्म चक्र परिवर्तन लगाएंगे। और दोस्तों एक और क्वेश्चन है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका परिणाम क्या था? उसका परिणाम ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और पूछ रहा है ये किस लिए चलाया गया था, इसका शुरू करने का कारण क्या था? तो कारण यही था, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। क्या था? नमक कानून, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च जो है किया था, ठीक है। इसीलिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था 1930 में गांधी जी के द्वारा, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में गांधी जी के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए, आईएनए का मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? आईएनए का गठन पूछ रहा है, ठीक है। आईएनए का गठन, तो यहाँ पे होगा, ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, भगत सिंह, रास बिहारी बोस। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आईएनए का गठन जो है ये रास बिहारी बोस ने किया था, रास बिहारी बोस। अगर दोस्तों इसका पूछा जाता कि आईएनए के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया, तो कैप्टन मोहन सिंह होता, अगर विचार पूछता। और अगर पूछता कि आईएनए का पुनर्गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि आईएनए का गठन पूछा है, ना कि पुनर्गठन, इसलिए इसका जो है होगा रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बैकाल झील, कैस्पियन सागर, सुपेरियर झील, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कैस्पियन सागर सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय है, ठीक है, कैस्पियन सागर, ठीक है। 1,43,000 वर्ग मील में यह फैला हुआ है। 1,43,000 वर्ग मील में यह फैला हुआ है। और वर्ग किलोमीटर में देखेंगे 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में है ये कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल निकाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? पहला भारतीय पूछ रहा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और आपको पता ही होगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ये पहले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आप इसके ध्यान में दीजिएगा। और अंतिम अंतिम ब्रिटिश भारतीय पूछेगा तो आप लोग बताएंगे माउंट बेटेन, लॉर्ड माउंट बेटेन, अगर अंतिम भारतीय पूछेगा
ब्रिटिश भारतीय पूछेगा कौन था, तो लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन के बाद श्री राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया था। उसके बाद डायरेक्ट इस पद को खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? तो बर्मा मतलब म्यांमार, वर्तमान में क्या है, म्यांमार है। कब अलग किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है, मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार, रानी की उद्घोषणा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही इसको क्या किया गया, बर्मा को, म्यांमार को भारत से अलग देश बनाया गया। ठीक है, इसके पहले भारत देश में ही उसका पूरा क्षेत्र शामिल था। ठीक है, 1935 के द्वारा उसको अलग किया गया। नेक्स्ट है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? प्रति 1000। दोस्तों ये आर ओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्रूड या अशोधित जन्म दर, कुल प्रजनन दर, सामान्य प्रजनन दर, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसमें दिया होता कि केवल जन्म दर, तो वही ऑप्शन सही होता, लेकिन इसमें वो दिया है क्रूड या अशोधित जन्म दर, तो वही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन के जंगल, सागौन के जंगल पूछा है, सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, सागौन के जंगल मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दोस्तों सागौन के जो जंगल हैं, ये मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं? तो मानसून का प्रस्फोटन या फटना कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। मानसून का प्रस्फोटन या फटना कहते हैं, मतलब जोरदार बारिश होना, इस पे ये होना। और नेक्स्ट है जीएमटी, जीएमटी को फुल फॉर्म के रूप में क्या लिखते हैं? जीएमटी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम। ये लंदन का एक जगह है, वहां से निकलता है और ये आधी रात से इसका काउंटिंग शुरू होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को हरित क्रांति के रूप में भारत में आरंभ में स्थल के रूप में चुना गया था? मतलब भारत का प्रारंभिक राज्य कौन था जहां से हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? पंजाब राज्य से हुई। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, पंजाब राज्य से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसमें आंध्र प्रदेश भी दिया हुआ है, तमिलनाडु भी दिया है, ऐसे कई दिए हुए हैं, लेकिन आप सबसे पहले याद रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले पंजाब राज्य से हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1969 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ठीक है, तो आंसर है 1969, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर बात किया जाए 1980 की, 1980 में अगर पूछता, तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग जो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो आरक्षित किए गए थे उद्योग, वो किस पर आधारित थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, संचार, मेट्रो परिवहन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के रूप में आरक्षित थे। अगर आप पेपर इसको लिए होंगे तो आप लोग इसमें ध्यान देते रहिएगा, इस पे सारी चीजें लिख नहीं सकते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो है पूछ रहा है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? नियोक्ता मतलब लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया कौन है? प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है या चतुर्थ क्षेत्र है? तो भारत में जो सबसे बड़ा जो है
ज्यादा देता है, रोजगार देता है, वो प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि वगैरह आता है। ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे बड़ा रोजगार नियोक्ता है। ठीक है, अगर पूछता कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो सर्विस सेक्टर का होता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र का, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र अगर पूछता ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता अगर जीडीपी में पूछता तो। बाकी अगर पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता, तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसमें तीन ऑप्शन दिया हुआ है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो ये दिया गया कि ये सभी। तो इसमें से सभी जो है वो भारत के मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ, तत्कालिक सोवियत संघ मतलब रूस से जो है लिया गया था। कब लिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में लिया गया था। और दोस्तों ये भाग 4 में है। कहाँ पे है? भाग 4 में है, भाग 4 ए में। ठीक है, भाग 4 ए में है, और साथ में अनुच्छेद 51 में है, अनुच्छेद 51 ए में है, अनुच्छेद 51 ए में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। और शुरू में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, और अभी हाल फिलहाल 2002 में 42वें संविधान संशोधन 2006 के आसपास जो है इसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 है कि अनुच्छेद 30 है? तो इसमें अनुच्छेद 29 होगा, अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान का कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया? समान न्याय और विधिक निःशुल्क सहायता। इसमें ऑप्शन होगा समान न्याय और विधिक निःशुल्क सहायता, अनुच्छेद 39 ए में है, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 39 ए में जो है ये समान न्याय और एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये अनुच्छेद 39 ए में है। और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 39 ए, आप बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष है, पूछा है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? दोस्तों ये एक खगोलीय दूरी है, खगोलीय दूरी का एक मापक है, जिसे ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन में क्या लगाया जाएगा? वहां पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें तारकीय दूरी सही ऑप्शन होगा। प्रकाश वर्ष एक तारकीय दूरी है या खगोलीय दूरी है। ठीक है, सभी अम्लों में समान तत्व हैं, सभी अम्लों में समान तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, सभी अम्लों में समान रूप से पाया जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में लेपित होते हैं। दोस्तों जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जो खाना पकाने वाले, उनमें उनमें किस चीज का जो है परत ऊपर पर चढ़ाया जाता है? वो टेफ्लॉन होता है। क्या होता है? टेफ्लॉन। नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, इसमें आप लोग ऑप्शन लगाइएगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? सबसे बुद्धिमान स्तनधारियों में होगा डॉल्फिन। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हाथी, व्हेल, चूहा, डॉल्फिन। तो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन होते हैं? डॉल्फिन होते हैं। और पूछा है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। दोस्तों इसमें एक और पूछा है, अनुच्छेद 245,
अनुच्छेद 245 का संबंध किससे है? तो संसद को कानून बनाने का अधिकार इसमें दिया हुआ है, कानून बनाना। तो संसद को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 245 के अंतर्गत दिया हुआ है कि संसद राज्य के भारत के संपूर्ण राज्य के किसी भी क्षेत्र पर अथवा किसी राज्य के विशेष क्षेत्र पर कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, संसद को अधिकार दिया गया है ये कानून बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग दोस्तों, सरकारिया आयोग ये 1 जून 1983 को आया था। 1983 में 1 जून को किससे रिलेटेड है? केंद्र राज्य, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत के और नेपाल के बीच में, ऑप्शन में नेपाल दिया हुआ है, 4 देश दिया हुआ है तो ऑप्शन में नेपाल होगा कि जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को चलाया गया है रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में, ये भारत और नेपाल देश के बीच में चलेगा। श्री रामचंद्र की जी के जितने भी पावन स्थल हैं, बनारस हो, अयोध्या हो, सभी को जोड़ते हुए एक अपने पड़ोसी देश जनकपुर में, जनकपुर मतलब नेपाल तक वो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? नेपाल को ही दी हैं। ठीक है, 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी है नेपाल को। ये करंट का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन, नारी को नमन, नारी को नमन ये अभियान चलाया है? किस राज्य ने नारी को नमन अभियान चलाया है? तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन नामक से एक अभियान, एक योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? काशी यात्रा सब्सिडी योजना किसने शुरू की है? कर्नाटक ने। काशी यात्रा सब्सिडी योजना कर्नाटक ने शुरू की है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को बहुत तेज से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके हाथ में क्वेश्चन बुकलेट होगा तो आप लोग को आंसर को टिक करते चलिएगा, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं विस्तृत रूप में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो काफी जो है बर्मिंघम में इसका आयोजन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो यूके के साथ ही होगा। ये भी आप ऑप्शन से देख के लगा लीजिएगा, ठीक, यूके। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कंपनी ने आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वो होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आपके पास बुकलेट होगा, आप क्वेश्चन मिलाते चलिए। सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है किस राज्य की सरकार? तो उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट मतलब एंट्री तो एक होगी लेकिन एग्जिट कई मल्टीपल होंगे, कई होंगे, इसके लिए एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मोदी जी ने 1800 करोड़ रुपए की उद्घाटन का शिलान्यास कहाँ पे किया? तो काशी क्षेत्र में ही किया। अगर मोदी जी उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई पूछा है, किसी चीज का उद्घाटन के बारे में पूछा है, तो 50% समझ लीजिए को बनारस में ही होने वाला है। ठीक है, तो बनारस में इसका आंसर होगा वाराणसी। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका जो आंसर होगा वो नीति आयोग होगा। कौन होगा? नीति आयोग। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग जो है होगा। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पोलैंड, पोलैंड, पोलैंड एक देश है जिसकी राजधानी है वार्सा। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा पूछ रहा है, राष्ट्रीय मुद्रा पूछ रहा है, इसकी राष्ट्रीय मुद्रा ज्लॉटी होगा। ऑप्शन में होगा ज्लॉटी, ज्लॉटी इसकी राष्ट्रीय मुद्रा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। कौन सा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर सबसे छोटा पूछेगा तो वो है लक्षद्वीप। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार और सबसे छोटा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? कैंपस पावर
किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ध्यान दीजिएगा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य। सबसे पहले कौन से हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। ठीक है, ये पांचों राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एग्जाम में पूछा गया है। वास्को डी गामा का मकबरा पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है? वास्को डी गामा का मकबरा केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल। और केरल में कहाँ पे? कोच्चि में। कोच्चि में जो है वास्को डी गामा, पहला पुर्तगाली शासक जो 1498 ईस्वी में भारत आया था, उसका मकबरा कहाँ स्थित है? वो कोच्चि केरल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। क्या है? कथक है। ये एग्जाम में नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, सबको पता होगा इसका। ठीक है, पूछ रहा है कि किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति के पास जो होता है वो संसद को आयोजित करने, स्थगित करने की शक्ति होती है, और संसद को आहूत करने की भी शक्ति होती है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो है शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा सत्र स्थगित करने की शक्ति लोकसभा के, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। बहुत से लोग जो है गांधी जी से रिलेटेड 30 जनवरी को उनकी डेथ हुई थी, तो उसको वो सोच के जो है मना दिए, कर दिए होंगे, ऑप्शन लगा दिए होंगे। लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जीएस के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन बचे हैं। हिंदी के क्वेश्चन में मैं आपको पहले गद्यांश के बारे में बताऊं तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश में, तो गद्यांश में केवल आंसर बताते चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो इसमें ऑप्शन होगा माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने, तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं और अपनी पुरानी जमानों की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सा सही दोषी है? इसका आंसर होगा 2 पीढ़ियों का अंतराल। इसमें ऑप्शन मिलाते चलिए आप लोग, 2 पीढ़ियों का अंतराल। तीसरा है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? तो इसमें है बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज करते हैं और हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो है आज के जो है परिवार के विघटन की सबसे बड़ी कारण है। किसी के लिए भी और खास करके माँ बाप के लिए भी ये सब देखने को मिलता है जहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? कौन दोषी है? अधूरे संस्कार। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। और नेक्स्ट है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? तो ऑप्शन है जग हसाई से बचने के लिए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट गद्यांश के जो क्वेश्चन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। तो पीढ़ियों के अंतरण के कारण, जो ऑप्शन दिया गया इसमें सही है वो, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है। ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही होता है, और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे अपना चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो ऑप्शन होगा बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें, कुछ दूसरे के संतान के भरोसे ना रहें, अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ ना बने और अपनी राय ना थोपे। ठीक है, ये होगा सही होगा। नेक्स्ट है, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं
और बहू बेटे और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं, वही ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? वृद्धाश्रम में भेज देना आजकल बड़ी आम बात हो गई है। बड़ी बड़ी सोसाइटियों में सब ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ जिनके पास पैसादार रहता है वहाँ पे जो है माँ बाप से उनका थोड़ा सा कम लगाव रहता है, उनके संस्कार अच्छे नहीं रहते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। तो इसमें संस्कारहीन और अविवेकी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? तो माँ बाप और संतान के प्रति रूखा, उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, यही ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट जो है आप क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मैथ के क्वेश्चन आप लोग को दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। सबसे पहले आप लोग इसमें देख लीजिए हिंदी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं। हिंदी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसमें जो है आपको सबसे पहले बताएगा, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? आस्तिक बोला जाता है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक बोला जाता है। तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसके लिए आस्तिक ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है, आस्तिक ऑप्शन इसमें सही होगा। अस्थावर का विलोम पूछा है, तो अस्थावर का विलोम होता है, ये हो गया अस्थावर, इसका जो विलोम होगा वो जंगम। अस्थावर मतलब एक स्थान पर रहने वाला, और जंगम मतलब होता है जो एक स्थान पर ना रह सके, हमेशा इधर उधर उछल कूद मचाता रहे, उसे क्या बोलते हैं? जंगम। अस्थावर का विलोम होगा जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, इसका अर्थ पूछ रहा है। तो इसका जो अर्थ होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वो होगा भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। सही ऑप्शन होगा भय का समन। समन मतलब उसको समाप्त, भय को शुरू में ही समाप्त कर देना चाहिए, उसका निपटारा शुरू में ही कर देना चाहिए, उसको आगे के लिए नहीं रखना चाहिए, यही इसका मतलब होता है। मतलब बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, उसे पाल के और बड़ा नहीं करना चाहिए। स्वल्प का संधि विच्छेद पूछ रहा है। स्वल्प, स्वल्प का संधि विच्छेद होगा सु धन अल्प, यही सही ऑप्शन होगा। आप ऑप्शन से मैच करिएगा। और दोस्तों स्वल्प जो है ये यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है स्वल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इति इति कह रहा है, इति और इति का सही शाब्दिक अर्थ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इति मतलब जिसमें समाप्त, श्री गणेश का विलोम होता है इति, इति मतलब समाप्त, श्री गणेश मतलब शुरू करना, तो जिसमें आपको समाप्ति मिल जाए, समाप्ति, और लास्ट में है ईति, ईति मतलब विघ्न, जो ये ऑप्शन मिलेगा वही आप सही ऑप्शन है, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ यही होगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को हिंदी के बारे में बताया। अब दोस्तों अंग्रेजी में जो 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें एक ऑप्शन होगा, अंग्रेजी वाले जो पांचों क्वेश्चन दिए गए हैं गद्यांश में पूरा नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। पहले में जो होगा वो नो होगा, ठीक है, पहले में जो ऑप्शन होगा वो नो होगा, और दूसरे में होगा थैंक यू कार्ड्स। आप लोग इसको पूरा मिला लीजिएगा, बाद में जो है पूरा विधिवत पढ़िएगा। दूसरा है थैंक यू कार्ड्स, और तीसरे में होगा स्टोइक, तीसरे में ऑप्शन होगा स्टोइक, चौथे में होगा डोसाइल, और पांचवें और लास्ट में होगा टार्डी। आप लोग ऑप्शन से मैच करिएगा। आपके पास बुकलेट होगा। दोस्तों बहुत लंबा वीडियो बन गया है, और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, पूरे वीडियो के बारे में जरूर रिव्यू बताइएगा, बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोग के पास अगर बुकलेट नहीं होगी तो आप लोग टेलीग्राम से बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं, या इधर उधर कहीं मंगा सकते हैं, या क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा है, क्वेश्चन सुनाई दिया होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।